एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल के लिए मैं अभिषेक यादव पेश है भाग 3 संविधान। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म होते ही प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इन्हें यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। अनुच्छेद 12 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के पश्चात ऐसी कोई भी विधि हो या निर्मित की जाए जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों पर प्रभाव डालती हो। समता अर्थात समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता की व्यवस्था भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य सामान्य व्यक्तियों के मध्य समानता रख सकेगा और सामान्य व्यक्तियों में असमान व्यक्तियों हेतु असमानता का पालन कर सकेगा। अपवाद राष्ट्रपति व राज्यपाल है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर संदर्भित विषयों के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों की उन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था करना इत्यादि। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
इस अनुच्छेद के तहत भी सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। जैसे इस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की चर्चा की गई है। नोट: आरक्षण विशेष रूप से जाति या भाषा के आधार पर प्रदान किया जाता है, किंतु अब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण सामान्य प्रवर्ग में आर्थिक पिछड़ेपन के तहत दिया गया है। नोट: तलाक मुसलमानों में 3 प्रकार के होते हैं। 1. हसन तलाक, 2. अहसन तलाक। ये दोनों तलाक 90 दिनों के अंदर 3 बार तलाक बोलने पर मान्य होते हैं, जबकि तीसरा तलाक तलाक ए बिद्द, जो वर्तमान सरकार ने कानून बनाकर समाप्त किया है, उसके तहत एक ही बार में अगर 3 बार तलाक बोल दिया जाता था तो तलाक मान्य हो जाता था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भारतीय नागरिक शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न इत्यादि उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि धारण नहीं करेगा तथा विदेशी राज्य का पद तथा उपाधि धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक स्वरूप में सुनिश्चित करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। खंड 1 सभी नागरिकों को, इसके उपखंड का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार इत्यादि। खा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। गा संगठन निर्मित करने की स्वतंत्रता। घा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अपवाद सैनिक छावनी, आदिवासी क्षेत्र, उग्रवादी क्षेत्र इत्यादि। इया भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। चा संपत्ति का अधिकार। अब यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। नोट: अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण। खंड 1। ऐसा कोई कार्य जो करते समय अपराध के रूप में वर्णित है, तब अपराधी को उस आपराधिक कार्य अनुरूप नियत की गई सजा ही दी जा सकेगी। खंड 2। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। खंड 3। किसी अपराध की सिद्धि हेतु स्वयं अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकेगा। जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी सिद्ध घोषित न कर दे, तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात आपको जीने का अधिकार है, किंतु मरने का अधिकार नहीं है। आपको प्रदूषण फैलाने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर पुलिस चालान काटती है। इस अनुच्छेद के तहत व्यभिचार अर्थात अतिरिक्त वैवाहिक संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, किंतु ये तलाक देने का एक कारण हो सकेगा। इससे पूर्व धारा 495 के तहत अतिरिक्त वैवाहिक संबंध निषिद्ध थे। अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार इत्यादि अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन अधिकारों को सर्वाधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, किंतु 1 अप्रैल 2010 से यह संशोधन पूरी तरह से लागू हो सका। अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। खंड 1। गिरफ्तारी के पूर्व या पश्चात गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा और अपनी पसंद के विधि व्यवसायी को रखने का अवसर दिया जाएगा। खंड 2। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को पुलिस यातायात व अन्य समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर
निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। खंड 3, खंड 1 व खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो का तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। खंड 4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि का एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड ने यह प्राधिकृत नहीं किया है कि निरुद्धि आवश्यक है, किंतु सलाहकारी बोर्ड संसद द्वारा विधि द्वारा नियत की गई अवधि से अधिक अवधि तक निरुद्ध करने का आदेश नहीं देगा। खंड 5, निवारक निरोध के तहत निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा। खंड 6, खंड 5 में किसी बात के होते हुए भी अगर गिरफ्तारी का कारण लोकहित से संबंधित है तो बताना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। खंड 7, संसद विधि द्वारा निवारक निरोध की प्रक्रिया, अवधि व नियम अधिसूचित कर सकेगी। निवारक निरोध की आवश्यक अवधारणा यह है कि व्यक्ति का निरोध किसी चीज के लिए जिसे उसने किया है उसे दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से निवारित करना है। नजरबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज से पृथक कर दिया जाता है तो उस स्थिति को नजरबंद करना कहते हैं। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। 1. निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1972 तक। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था। 2. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 से 1978 तक। इसका शॉर्ट नेम है मीसा, MISA। इस अधिनियम का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का यह अधिनियम 1980 से आज तक प्रवर्तन में है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत पुलिस इनकाउंटर भी कर सकती है। 4. टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज टाडा, TADA 1985 से 95 तक। 5. प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, POTA 2001 से 2004 तक। 6. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
यूएपीए 1967 से ये आज तक लागू है। इस अधिनियम में 2019 में संशोधन हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। खंड 1, यहाँ मानव दुर्व्यापार का अर्थ मानव तस्करी से है। बलात् श्रम का अर्थ जबरदस्ती काम करवाना। बंधुआ मजदूरी का अर्थ लिए हुए कर्ज पर लगने वाले ब्याज के बदले कर्जदार व्यक्ति से श्रम करवाना। बेगारी का अर्थ कम या बिना वेतन के श्रम करवाने से है। खंड 2, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी परिसंकटमय नियोजन से प्रतिषेध किया गया है, जैसे खान उद्योग, पटाखा उद्योग इत्यादि। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इत्यादि पर प्रभाव डाले बिना दी गई है। इसके तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है इत्यादि। खंड 2 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इत्यादि के प्रबंध हेतु धार्मिक स्वतंत्रताएं बाधा नहीं बन सकेगी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, जैसे सामूहिक यज्ञ का आयोजन करना, नमाज का आयोजन करना, गणेश उत्सव मनाना इत्यादि। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक कार्यों हेतु आरक्षित किए गए धन पर कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। खंड 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2 खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में
धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। नोट: संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। चूंकि संस्कृत में ही हिंदू धर्मी ग्रंथ है, इसीलिए ये संदेह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उर्दू या अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। चूंकि उर्दू व अरबी में ही इस्लाम धर्मी ग्रंथ है, इसलिए ये संदेह उत्पन्न होता है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। खंड 1 भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। खंड 2 राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये इसका खंड 1 भी है और हेडिंग भी है। खंड 2 शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया। अनुच्छेद 19 के 6 में अर्थात चा में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति का सभी में बराबर बराबर बंटवारा होता है, जबकि अर्जित संपत्ति पर अर्जित कर्ता का ही केवल स्वामित्व होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय से इस्लाम धर्म में और 2005 के अधिनियम से हिंदू व अन्य धर्मों में अब पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। जमीन की रजिस्ट्री व दाखिल खारिज कोष्ठक बंद राजस्व विभाग में मालिकाना हक हेतु पूर्ण होने पर ही किसी व्यक्ति का जमीन पर पूरी तरह से अधिकार होता है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का अर्थ होता है घेरना या ढकना। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण।
अनुच्छेद 31 का गा कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। खंड 1 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। 2 रिट मतलब खंड 2 रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त है। खंड 3 संसद विधि द्वारा अन्य न्यायालयों को भी रिट निकालने के अधिकार को उसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर प्रदान कर सकती है। खंड 4 इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में सीधे न्यायालय जाया जा सकता है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो वो प्रस्तावना। अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय निम्न रिट जारी कर सकते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ सशरीर हाजिर करना होता है। 2 परमादेश मेंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ हमारा आदेश होता है। यह आदेश न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी को ऐसे सरकारी कार्यों को निभाने के लिए दिया जाता है जिनको निभाने में वह विफल रहा है। 3 निषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह न्यायिक व अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही उनकी अधिकारिता की सीमा से अधिक अधिकारिता के प्रयोग पर जारी किया जाता है। 4 उत्प्रेषण लेख। इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना होता है। यह न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही निचले न्यायालय से उच्चतर न्यायालय में वाद को स्थानांतरित करने हेतु जारी किया जाता है। 5 अधिकार प्रच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ किस अधिकार अथवा वारंट से है। न्यायालय द्वारा इसे किसी व्यक्ति के सरकारी पदाधिकार के दावे की वैधानिकता जानने के लिए जारी किया जाता है। 6 निषेध आज्ञा। यह सरकारी व गैर सरकारी
व्यक्तियों के विरुद्ध आदेशात्मक व निरोधात्मक स्वरूप में जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों व लोक व्यवस्था बनाए रखने वालों सदस्यों विभिन्न गुप्तचरों मीडिया जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कुछ व्यक्तियों को सीमित मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे सेना को, मीडिया को, गुप्तचरों को आदि। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून कोष्टक में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। वर्तमान में जहां सेना रहती है वहां सैन्य कानून लागू रहता है। सेना के पृथक न्यायालयों को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA अफ्स्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान अर्थात भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने हेतु विधि की चर्चा है। मूल अधिकारों का श्रेणीकरण 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। 7 संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 14 20 21 21A 23 24 25 26 27 28 के तहत मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 16 19 29 एवं 30 के तहत मौलिक अधिकार केवल
भारतीयों को ही प्राप्त है। महत्वपूर्ण बिंदु: हड़ताल करना तथा चक्का जाम लगाना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। चुनने व चुने जाने का अधिकार राजनीतिक व कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकारों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर स्थायी रूप से निरसन संसद कर सकती है, किंतु मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट कानूनी अधिकारों व अन्य मामलों में निर्णय दे सकता है और रिट जारी कर सकता है। नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकारों को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार इन अधिकारों को छीन सकती है। इस हेतु सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: 10% से कम जनसंख्या धार्मिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक अल्पसंख्यक मानी जाती है। निर्माण हेतु अनिवार्य सदस्य चाहिए। 1. पीएलटी में 2, ट्रस्ट में 3, एनजीओ में 7। जमानत: जमानत 2 गारंटर और जमानत धन जमानत के रूप में रखकर किसी व्यक्ति को जमानत के रूप में रिहा किया जाता है। पेरोल: एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है। पुलिस मजिस्ट्रेट को एक अर्जी देकर पूछताछ के लिए आरोपी या अपराधी की हिरासत यानी रिमांड मांगती है। पुलिस की अर्जी और केस की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट या जज उस आरोपी या अपराधी को नियत दिन तक जेल से पुलिस रिमांड पर दे देते हैं। जब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है। इसे ही न्यायिक हिरासत कहा जाता है। जेल में जेल का कानून प्रवर्तन में रहता है, जिसका जेलर नियंत्रणकर्ता होता है। जेल में पुलिस विभाग का कानून नहीं चलता है। उस सीमा तक आपको मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिस सीमा तक अन्यों के मूल अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जैसे
सरकार के विरोध का अधिकार है, किंतु हिंसक आंदोलन का अधिकार नहीं है। मानव अधिकार आपको मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। भारत में मानव अधिकार आयोग 1993 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 70 वर्ष उम्र या 3 वर्ष की अवधि जो भी पहले होता है। राज्य एक संप्रभु संस्था को कहते हैं जो राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन हो सकती है, जैसे बिजली विभाग, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान विभाग इत्यादि। समाप्त।